Good morning students, how are you? Fine. Today we will discuss some multiple choice questions. आपको पता है 16th के बाद आपके मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और उन मेजर टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले। सो उनको आज हम प्रैक्टिस करते हैं। सो आज हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के लिए। सो चैप्टर 1 में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 2 में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सो वी विल डिस्कस chapter wise multiple choice questions. Okay, so here is the chapter 1. So question number 1 is the value of 9 by 4 divided by 3 by 4 is equal to what? आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, ठीक है। आपके आंसर्स ठीक आते हैं गलत आते हैं, you can correct your mistakes. Now the question number 1, 9 by 4 divided by 3 by 4. 9 by 4 divided by 3 by 4. So अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 9 by 4 इस डिवीजन के सिंबल की जगह हमारा लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, एंड देन इसको क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकेट, तो 4 by 3. अब इसको आप देखेंगे कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इजी है। नाउ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो 3 1 जा 3, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास? 3, बिकॉज 3 by 1 कोई भी नंबर हो उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या रहेगा? सेम। सो इट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. So right answer is 3. Now this question number second में भी एक इक्वेशन गिवन है, एक कैलकुलेशन है हमारे पास, इसे कैलकुलेट कीजिए। 9 by 4 plus 3 by 4, 9 by 4 plus 3 by 4, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लेना होगा? इन दोनों का एलसीएम, यानी कि हमें 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 4 का एलसीएम होता है 4। सो ऊपर आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में 9, इधर आएंगे +3, तो 9 + 3 12 डिवाइडेड बाय 4, इट इज आल्सो 3, 4 3 जा 12। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं तो याद रखें आप इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और आप एक डायरेक्ट 4 से भी कैंसिल कर सकते हो। यानी कि अगर आप एचसीएफ लेते हो 4 और 12 का, तो इट इज इजी टू मिनिमाइज, यानी कि इसके मिनिमाइजेशन में मिनिमाइज करते समय जो एचसीएफ होता है इट गिव्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देता है, तो इट मींस ये 4 इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। ओके, नाउ द एसोसिएटिव इज एप्लीकेबल टू व्हिच अमंग ऑफ देम, इनमें से किसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है? चलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे पास 3 नंबर है, इफ वी हैव 3 डिफरेंट नंबर्स a, b एंड c, तो a + b + c को हम कह सकते हैं a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। पहले हम इन दोनों को सम कर लें फिर c में ऐड करें, या पहले पीछे वाले दोनों नंबर को ऐड करें फिर a में ऐड कर लें, तो दोनों केस में रिजल्ट क्या रहेगा? सेम। सिमिलरली अगर हमारे मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, तो a × b × c इज इक्वल टू a × b × c, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर c से मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले b और c को मल्टीप्लाई करते हैं फिर a से मल्टीप्लाई करते हैं। इन द बोथ केस द रिजल्ट विल बी सेम। तो ओवरऑल बात यह है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन, बोथ फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ द एडिटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अगर कोई नंबर हम ले a, तो उसमें क्या ऐड करें? एडिटिव मतलब व्हाट ऐड वी शुड डू to get a again.
सो हमारे पास जो जीरो होता है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी में भी जीरो ऐड कर दो, नंबर सेम रहेगा, यानी कि इट इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 0 प्लस ए। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, सो दिस इज नॉन एज एडिटिव आइडेंटिटी। सो आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है एक वेरिएबल में। सो आप यहाँ देखिए सभी के अंदर कितने वेरिएबल होते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है कैसा है, ए एक्स प्लस बी। हो सकता है इसमें बी जीरो, बट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का एक्सप्रेशन कौन सा है इनमें से, क्या ये लीनियर वेरिएबल में है, एक वेरिएबल आता है, दिस इज द वेरिएबल। जो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं एक्स वाई जेड, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, और ए और बी क्या होंगे यहाँ पर कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स होगी। जैसे 2x प्लस 3, तो ये एक लीनियर वेरिएबल, लीनियर एक्सप्रेशन है जिसका अंदर एक वेरिएबल है। तो क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है? यस, ये भी है यस और ये भी है यस, बट इसमें दो वेरिएबल है 1 एंड 2। तो हमारा आंसर होगा बी, नॉट ए सी डी। इस आंसर इज बी। ओके, सो इजीली आपको ये वेरीफाई करना है कि यहाँ पर ये देखना है कि किसमें कितने वेरिएबल है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, इट इज द लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। इट इज द लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। हमें वन वेरिएबल देखना है, तो ये तीनों वन वेरिएबल में है, जो वन वेरिएबल में नहीं है वो बी है। क्लियर? नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - 4 इज इक्वल टू x। अब इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन पूछा गया, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, हम देखते हैं। यहां से देखिए 2x इज इक्वल टू व्हाट। अब हमें 4 तो बोथ साइड ऐड करना होगा, ऐड 4 टू बोथ साइड। इधर 4 ऐड किया तो ये 4 एलिमिनेट हो गया, यहां 4 आ जाएगा, तो 8 + 4 12। या इसे हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तब भी उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस में। सो ऑन एडिंग 4 बोथ साइड वी गेट 2x इज इक्वल टू 12। ऑन डिवाइडिंग बाय 2, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं दोनों बोथ साइड में, सो व्हाट वी गेट 6। 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। हमारा आंसर क्या आ गया, 6। सो आपको यहाँ पर मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेट करके देखना होगा, तब आपको पता लगेगा कि ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट शुड बी एडेड टू -7/3 टू गेट 3/7। अब -7/3 में हमें क्या ऐड करना है, व्हाट शुड बी एडेड टू गेट 3/7। इट मींस क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया, हमने सपोज कर लिया x है क्वांटिटी जो ऐड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, इसे हमें ट्रांसपोज करना होगा उधर। तो 3/7 प्लस 7/3, इनका एलसीएम ले लीजिए 21, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। अब इनको ऐड कीजिए, 49 + 9 कितना होता है, इट्स इजी 58। सो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारे पास सी। ओके, नाउ in the question number 8, if 3 consecutive integers are added to 51, three consecutive numbers adds to 51। 3 नंबर हमारे पास हो, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए जिनका सम कितना आता है 51। तो हमें कोई भी 3 नंबर चूज करने, बट दिस मस्ट बी कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव के लिए क्या लेंगे, अगर पहला नंबर x लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, इससे नेक्स्ट नंबर x + 1 और उसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा x + 2। तो तीनों का सम कितना आ गया
तीनों का सम आ गया 51। क्लियर? वैसे कभी भी इस तरह के नंबर आए कंसेक्यूटिव नंबर्स में तो आप कंसेक्यूटिव 1 2 3 की जगह आपको लेना चाहिए x माइनस 1, देन मिडिल नंबर हो जाएगा उससे नेक्स्ट x, और उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 1। इस केस में क्या बेनिफिट है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, इन तीनों का सम कितना आएगा 3x। आप अगर उस केस से करोगे तो थोड़ा सा कंज्यूमिंग टाइम है, x प्लस 1 देन x प्लस 2 और इनका सम कितना गया 3x प्लस 3, देन इसको कैलकुलेट करना होगा, देन सो ऑन। यहाँ पर सिंपल है कि तीनों का इनका सम 3x आएगा, 51 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 51/3, इट गिव्स 17। सो हमारे जो मिडिल नंबर है वो 17 होना चाहिए, उससे पहले वाला 16, उसके बाद वाला 18। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया सही, ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, now come to multiple choice questions of chapter number 3. Question number 9. In the question number 9, which of the following is not a quadrilateral? इनमें से कौन सा quadrilateral नहीं है? क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? कि इसके पास 4 साइड हो, 4 एंगल्स हों। इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। सो हमारे पास स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं 4 साइड्स 4 एंगल्स, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं 4 साइड्स, कितने एंगल 4 एंगल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल में कितने साइड्स होती हैं 3 साइड्स 3 एंगल्स, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पूछा गया नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी 4 साइड्स 4 एंगल, सो इट्स इजी वन। नाउ द diagonal, question number 10, the diagonals of each of the following quadrilateral are not, of which of the following quadrilateral is not perpendicular? जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ऐसी कौन सी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है? इनमें से रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस की शेप होती है हमारे पास, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और आपको याद है इसकी प्रॉपर्टी, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर्स होते हैं। सो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। स्क्वायर में देखते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, दिस इज आल्सो नॉट द ऑप्शन। काइट कैसा होता है, काइट होते हैं कुछ इस तरह से, इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर। बट पैरेललोग्राम कैसा होता है, इट्स लाइक दिस, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। हमारा ऑप्शन क्या आएगा डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपको बेटा सभी जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी थी, सारी प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टीज को ढंग से पढ़ना है, उनमें से क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके पास इस चैप्टर से, सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है कोई भी, और इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, इसके 4 एंगल हैं, तो ए और बी आपस में एडजेसेंट है, बी और सी आपस में एडजेसेंट है, सी और डी आपस में एडजेसेंट है, और ए और डी भी आपस में एडजेसेंट है। तो किसी भी 2 एडजेसेंट एंगल ले लिए हमने यहाँ चूज किया ए और बी, ठीक है। तो इन ए और बी का सम कितना है, इन ए और बी का सम क्या होता है, हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180। तो एंगल ए और एंगल बी का भी सम कितना हो गया बेटा 180। तो इन दोनों का सम अगर 180 है, इन दोनों का सम अगर 180 है और ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास 80, तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, आप यहां से एंगल बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये इट विल बी इक्वल टू 100। इट्स सिंपली इजी, 100 आएगी इसकी वैल्यू। सो इट्स ओके। नाउ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है कैसी भी शेप का हो, चाहे स्क्वायर हो, रोम्बस हो, काइट हो, पैरेललोग्राम हो, इसमें सभी एंगल का सम कितना होता है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180, 300, 360 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो
किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप चले जाइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी एंगल का सम कितना होता है? 360. So our option B should be right. Okay. Now come to multiple choice questions of chapter number 5. Question number 13. In a group data, each group is called what it is called? A class mark, class interval, class size or frequency distribution. Class mark is known as, मान लो आपके पास कोई ग्रुप डेटा है जैसे 20 to 30, इस तरह का कोई ग्रुपिंग डेटा दिए है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह की है हमारे पास। उसमें क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है किसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट divided by 2. This is known as the class mark. What is the class interval? Class interval क्या है? जैसे हमने कोई वैल्यू ली 20 से 30, this is known as the class interval. क्लास मार्क क्या था? इन दोनों को सम किया, 2 से डिवाइड किया, दिस इज नोन एज क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, एंड व्हाट इज द इंटरवल? 20 टू 30, जो ये क्या गिवन होता है। व्हाट इज दिस क्लास साइज? आपको पूछा गिवन हो सकता है क्लास साइज या विड्थ, क्लास विड्थ और क्लास साइज कुछ भी गिवन हो, एक ही बात होती है। ये होती क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो जैसे यहाँ पर है 20 टू 30 का ग्रुप हमने चूज किया, तो उसमें आएगा 10, इसकी विड्थ कितनी होगी? 10। नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इस ग्रुप में 20 टू 30 में हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। 30 टू 40 में कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। प्लीज रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। कोई डाटा कितनी बार आएगा? द डाटा कम्स हाउ मेनी टाइम्स इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो हमें यहाँ पूछा गया है जस्ट सिंपल, ग्रुप डेटा है तो उसमें से ग्रुपिंग क्या होती है? तो ग्रुपिंग में किसने की? इनमें से ग्रुपिंग कौन करना है हमारे पास? क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग। ओके, सो ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट करेगा क्लास इंटरवल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल 30 टू 40। एक क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है, इसकी विड्थ कितनी है? कैलकुलेट कीजिए। 40 माइनस 30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितनी वैल्यू आ गई? 10। इट इज इजी, बड़ा इजी है ना। इन क्लास इंटरवल से विड्थ निकालें। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द साइज, तो भी एक ही बात है, साइज और विड्थ एक ही बात है। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल दिस, तो भी क्या आएगी? 10। सो आवर ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज 10। इसका राइट ऑप्शन इज बी। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल? तो ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाउ मेनी ब्लैक बॉल वी हैव? 3 ब्लैक बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास? 5 प्लस 3 प्लस 4, सो 3 अपॉन 12। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/4। सो राइट ऑप्शन इज डी। वन मोर थिंग, दैट की प्रोबेबिलिटी किसी की भी हो वो हमेशा किस में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 0। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1। किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल नहीं होने की, इम्पॉसिबल केस की, जो कि हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। तो कोई केस है जो 100% हो सकता है, श्योर है, तो श्योर इवेंट की हो गई 1। तो श्योर इवेंट की हो जाती है 1, इम्पॉसिबल की रहेगी 0। So now come to the next question number 16. The question number 16. What is the following representation? Which of the following representation the number of times the particular entry occurs? आपको बताया था अभी कि ऐसी कौन सी इनमें से ऑप्शन है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि नंबर ऑफ टाइम्स a particular entries occur, कि पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार अकर होती है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्रीक्वेंसी। हमने बात की थी, तो फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है कि इंटरवल में
कोई डाटा कितनी बार रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 टाइम्स है तो 2, 3 टाइम्स है तो 3, दैट्स इट। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा राइट ऑप्शन डी, दिस इज द डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ओके, नाउ कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से ऐसा कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे इनकी लास्ट डिजिट क्या है, इनकी लास्ट डिजिट क्या है सबकी। अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, या लास्ट में ओड नंबर ऑफ टाइम्स में 0, ठीक है, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 7 है लास्ट में तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लास्ट में 8 है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें 0, 1, 2, 3 टाइम्स है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सो 729 का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 27, ये किसका स्क्वायर है 27 का। आपने याद किए होंगे 30 तक स्क्वायर्स आपको दिए थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूनिट प्लेस, व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 258। 258 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, यानी कि अगर हम 258 को लें उसका स्क्वायर करें तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, मींस हमें किसका स्क्वायर करना होगा, ओनली 8 का। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आता है 4, तो आवर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। सो 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। एक मेथड है कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। आप इसके बीच में काउंट कर लीजिए, ठीक है ना भाई, 100 माइनस 81 प्लस 1, सो आंसर आ गया हमारा 80। पर दूसरा मेथड जो है इससे भी अच्छा जो मेथड है उसको आप याद रखना, कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, 9 और 10 कंसेक्यूटिव है तो और उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर, तो इनके बीच में हमेशा कितने नंबर होंगे, इनके बीच में होंगे 2n टाइम्स, 2n नंबर्स। सो अब हमारे पास n क्या है यहाँ पर, n इज द 9, n अगर 9 है तो यहाँ आंसर कितना आ गया 2 into 9, 9 2 जा 18, सो ऑप्शन सी इज राइट। अब अगर नंबर बड़े हो जाए जस्ट लाइक 23 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर में बीच में कितने नंबर्स हैं तो आपको स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए 57 स्क्वायर और 58 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो इनके बीच में सिंपल है, नंबर कितने आएंगे 2 into 23, इतने नंबर्स बीच में लाई करेंगे। इसके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 2 into 57। तो यहां से हमने काफी क्वेश्चन कर सकते हैं, वेरी टाइप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको याद रखना कि फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, हमेशा 2n नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 and so on up to 27, 1 से लेकर 27 तक ओड नंबर का सम क्या होगा। तो आपको बताया था अगर ओड नंबर का सम हो तो उनको काउंट करो, कितने होंगे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो आंसर हमारा क्या होगा इसमें 14 का स्क्वायर, समझ गए। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो हमने आपको काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, इस तरह के और भी अगर आपको क्वेश्चन मिले तो सबको प्रैक्टिस करो, ठीक है। सभी बेसिक्स फॉर्मूले आइडेंटिटीज को पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो अपने मेजर टेस्ट के लिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।